स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज एम्ब्रियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ रहे हैं और जिसे हम क्लीवेज कहते हैं, है ना। क्लीवेज पढ़ रहे हैं आज। अब ये क्लीवेज जो है हिंदी में तो इसको क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं, और आप चाहें तो इसे सेगमेंटेशन भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं भाई, सेगमेंटेशन, है ना। तो कंफ्यूजन नहीं करना है, विदलन कहिए, सेगमेंटेशन कहिए, क्लीवेज कहिए, एक ही चीज है। अब बेसिकली क्लीवेज है क्या चीज, है ना। तो क्लीवेज एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रक्रिया जिसके द्वारा यूनिसेलुलर जाइगोट को मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट किया जाता है, है ना। प्रक्रिया जिसके द्वारा यूनिसेलुलर जाइगोट को मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो क्लीवेज का जो प्रोसेस है, यदि हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर बात करें तो क्लीवेज का प्रोसेस कहां पर चलता है भाई, फैलोपियन ट्यूब में चलता है। क्लीवेज का जो प्रोसेस है वो कहां पर चलता है, फैलोपियन ट्यूब में चलता है। और यहां पर हम देखेंगे कि इस क्लीवेज प्रोसेस के अंदर जो हम लोग जाइगोट है उसको पहले इस क्लीवेज के प्रोसेस के द्वारा हम कन्वर्ट करेंगे मोरुला के अंदर, और मोरुला से फिर हम ब्लास्टोसिस्ट बनाएंगे, जिसको कि हम कोरक पुट्टी भी कहते हैं, और इस मोरुला को हम तूतक कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम क्लीवेज के द्वारा युग्मनज जो है उससे पहले मोरुला और फिर ब्लास्टोसिस्ट बनाएंगे, और ये जो प्रोसेस है वो कहां चलता है, फैलोपियन ट्यूब में चलता है। तो आप देख सकते हो कि जाइगोट जो है वो यूनिसेलुलर रचना है, हमेशा जाइगोट को यूनिसेलुलर माना जाता है। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट वगैरह है, यहां तक आप देखोगे कि मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अब क्लीवेज के दौरान क्या होता है, तो क्लीवेज के दौरान माइटोटिक डिवीजन होते हैं। मतलब माइटोटिक का मतलब होता है समसूत्री विभाजन होते हैं, है ना। माइटोटिक डिवीजन होते हैं, समसूत्री विभाजन। क्लीवेज के दौरान माइटोटिक डिवीजन होते हैं और इसलिए क्रोमोसोम नंबर बदलता नहीं है। बनने वाली सेल्स डिप्लॉयड होगी। क्यों? क्योंकि माइटोसिस कभी भी क्रोमोसोम नंबर को बदलता नहीं है, राइट। यदि युग्मनज 2n है तो बनने वाली जो सेल्स होगी वो भी कैसी होगी, 2n ही होगी। तो क्लीवेज के दौरान माइटोटिक डिवीजन होते हैं और जो बनने वाली सेल्स होती है वो क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। अब नॉर्मल माइटोसिस और क्लीवेज के दौरान होने वाले माइटोसिस में थोड़ा सा फर्क है, हल्का सा फर्क है। एक तो जो सामान्य समसूत्री विभाजन होता है और क्लीवेज के दौरान जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें फर्क है। फर्क क्या है कि नॉर्मल माइटोसिस के अंदर जो इंटरफेज स्टेज होती है, अंतरावस्था जो होती है, उसके अंदर 3 चरण होते हैं, G1, S, G2। यानी कि ये इंटरफेज लॉन्ग होती है, ग्रोथ फेज भी होती है और सिंथेसिस फेज भी होती है। लेकिन क्लीवेज के दौरान होने वाले जो माइटोसिस होती है उसमें इंटरफेज शॉर्ट होती है। इसमें केवल क्या होती है, केवल S प्रावस्था उपस्थित होती है। और याद रखना G1 एंड G2 स्टेजेस एब्सेंट होती है। G1 एंड G2 स्टेजेस एब्सेंट होती है। इस एब्सेंट होने से G1 और G2 स्टेजेस के एब्सेंट होने से क्या फर्क पड़ेगा वो अभी हम लोग बताएंगे कुछ ही देर के अंदर। और नॉर्मल माइटोसिस के अंदर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो
बढ़ता नहीं है, राइट। लेकिन यहां पर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो का मतलब है साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड साइज ऑफ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ता नहीं है। यहां पर क्लीवेज के दौरान, याद रखना, क्लीवेज के दौरान न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ जाता है ना, ये याद रखना। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ता नहीं, क्लीवेज के दौरान सक्सेसिवली, है ना, उत्तरोत्तर रूप से न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहां पर G1S और G2 तीनों स्टेजेस है इंटरफेस में, यहां पर G1 और G2 स्टेजेस नहीं है, ठीक है। ये बेसिक फर्क है, ये देख लीजिए आप। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर है, यहां तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्लीवेज के दौरान और क्या क्या होता है। क्लीवेज के दौरान माइटोसिस हो रहा है ना, तो क्लीवेज के दौरान बनने वाली सेल्स को क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। क्लीवेज के दौरान बनने वाली सेल्स को क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ब्लास्टोमियर्स का मतलब होता है कोरक खंड कहते हैं, ठीक है। क्लीवेज के दौरान बनने वाली सेल्स को क्या कहते हैं, कोरक खंड कहते हैं। जैसे 1 से 2, राइट, 2 से 4, ये तो जाइगोट था ना, यूनिसेलुलर था, तो फिर 2 कोरक खंड बनेंगे, फिर 4, फिर 8, फिर 16 एंड देन सो ऑन। तो क्लीवेज के दौरान बनने वाली सेल्स को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। याद रखना, क्लीवेज के दौरान बनने वाले ब्लास्टोमियर्स की साइज निरंतर घटती रहती है। क्लीवेज के दौरान बनने वाले ब्लास्टोमियर्स की साइज निरंतर घटती रहती है, लेकिन संख्या बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि ब्लास्टोमियर्स किससे बन रहे हैं, माइटोटिक डिवीजन से बन रहे हैं, और माइटोटिक डिवीजन एक मल्टीप्लिकेटिव डिवीजन है। तो क्लीवेज के दौरान बनने वाले ब्लास्टोमियर्स की साइज निरंतर घटती रहती है। द साइज ऑफ द ब्लास्टोमियर इज रेगुलरली डिक्रीज, लेकिन संख्या जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती रहती है। दूसरा, क्लीवेज के दौरान देयर इज नो चेंज इन साइज, शेप एंड वॉल्यूम ऑफ एम्ब्रियो। क्लीवेज के दौरान जब तक क्लीवेज चलता है, याद रखना, जब तक क्लीवेज चलता है, देयर इज नो चेंज इन साइज, शेप एंड वॉल्यूम ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के वॉल्यूम के अंदर अभी कोई परिवर्तन नहीं आया है। क्लीवेज के दौरान देयर इज नो चेंज इन द साइज, शेप एंड वॉल्यूम ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। एक और चीज, क्लीवेज के दौरान देयर इज नो चेंज इन mass of cytoplasm. There is no change in mass of cytoplasm, है ना, there is no change in the mass of cytoplasm. But याद रखना, विदलन के दौरान डीएनए की मात्रा बढ़ती है ताकि नए ब्लास्टोमियर्स के लिए क्रोमोसोम्स का निर्माण करवाया जा सके। क्लीवेज के दौरान क्या कहा मैंने, देयर इज नो चेंज इन द साइज, शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द एम्ब्रियो। एक तो ये चीज याद रखना, क्लीवेज के दौरान बनने वाले ब्लास्टोमियर्स की साइज निरंतर घटती रहती है। क्यों? क्योंकि G1 और G2 स्टेज तो एब्सेंट है,
तो जब माइटोसिस के अंदर G1 और G2 एब्सेंट है तो ग्रोथ तो होने से रही, तो जैसे जैसे संख्या बढ़ती रहती है वैसे वैसे उनकी साइज क्या होती जाती, घटती चली जाती है। क्लीवेज के दौरान वॉल्यूम ऑफ एम्ब्रियो के अंदर, शेप ऑफ एम्ब्रियो में, साइज ऑफ एम्ब्रियो में कोई चेंज नहीं आता है। देयर इज नो चेंज इन द मास ऑफ द साइटोप्लाज्म। क्लीवेज के दौरान साइटोप्लाज्म के मास में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन विदलन के दौरान डीएनए की मात्रा जरूर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। डीएनए की मात्रा बढ़ जाती है ताकि नए ब्लास्टोमियर्स के लिए क्रोमोसोम्स का निर्माण करवाया जा सके, है ना। नाउ एक और चीज, मास ऑफ ब्लास्टोमियर्स, मास ऑफ ब्लास्टोमियर्स इज इक्विवेलेंट टू जाइगोट। जो विदलन के दौरान जो ब्लास्टोमियर्स बने हैं ना, उनका जो मास होगा, उनका जो मास होगा वो जाइगोट के क्या होगा, बराबर होगा। याद रखना, मास ऑफ ब्लास्टोमियर इज इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ द जाइगोट। ठीक है, वापस बोल रहा हूं, मास ऑफ ब्लास्टोमियर इज इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ द जाइगोट, ये भी याद रखना। अच्छा, एक और चीज कि विदलन के दौरान, विदलन के दौरान रैपिड सेल डिवीजन होता है। रैपिड, रैपिड मतलब समझते हो, बहुत फास्ट। विदलन के दौरान रैपिड क्या होता है भाई, सेल डिवीजन होता है, रैपिड सेल डिवीजन होता है। अच्छा, एक और चीज, विदलन के लिए, विदलन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, आवश्यक है ना। मतलब उपयुक्त ऑक्सीजन की, उपयुक्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उपस्थिति में विदलन की दर, विदलन की दर क्या होगी, बढ़ेगी। विदलन की दर बढ़ेगी, लेकिन किसी कारण से ऑक्सीजन क्या हो जाए, ऑक्सीजन कम हो जाए और CO2 की मात्रा बढ़ जाए, उस केस के अंदर विदलन की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं, विदलन के लिए क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक है। उपयुक्त ऑक्सीजन होगी तो विदलन की दर भी क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो विदलन की दर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आर यू गेटिंग? अब ये तो बेसिक फीचर हुए विदलन के, ये तो बेसिक फीचर हुए विदलन के। अब थोड़ा सा आते हैं कि विदलन जो है वो कितने टाइप्स का हो सकता है, विदलन कितने टाइप्स का हो सकता है वो भी आप जाने, क्योंकि आपको कई बार एनसीईआरटी में डिटेल्स वगैरह नहीं मिलती है। तो अब जाने कि विदलन कितने प्रकार का है, उसको देखो आप। तो विदलन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। विदलन मुख्यतः कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। यस, यहां पर देखिएगा, विदलन के प्रकार, विदलन के प्रकार, विदलन कितने प्रकार का है। तो विदलन जो है वो दो प्रकार का होता है, इसको ऐसे समझिएगा। एक होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज, मतलब कि पूर्णभंजी विदलन। मतलब क्या होता है कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब होता है कि क्लीवेज फरो डिवाइड्स द एग completely from animal pole to vegetal pole। मतलब क्लीवेज की जो फरो होती है, क्लीवेज की जो खांच है, मानो कि ये एक अंडा है, मानो कि ये एक अंडा है, राइट, फर्टिलाइज्ड एग है, मतलब जाइगोट है। अब वो जो क्लीवेज की जो खांच है, यदि इस एग को पूरी तरीके से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, यदि इसको क्लीवेज फरो एग को, फर्टिलाइज्ड एग को, निषेचित अंडे को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, मान लीजिए कि ये अंडे का एनिमल पोल है, मानो कि ये एनिमल पोल है और ये जो है वो क्या है, वेजिटल पोल है। मतलब ये जो है वो क्या है, जंतु ध्रुव है, और ये वाला जो है वो क्या चीज है, कायिक ध्रुव है। ठीक है, कायिक ध्रुव और जंतु ध्रुव दो है, एनिमल पोल और वेजिटल पोल। ठीक है, एनिमल पोल जानते हो, जहां पर एक्टिव डिवीजन होते हैं, यहाँ पर एक्टिव डिवीजन कम होते हैं, राइट, यहाँ पर माइक्रोमियर्स होते हैं,
राइट, छोटे कोरकखंड होते हैं, यहाँ पर बड़े कोरकखंड होते हैं, ठीक है, यहाँ पर योग कम होता है, यहाँ पर योग ज़्यादा होता है, ऐसे बहुत सारे दोनों पोल्स के अंदर फर्क होता है। मैं केवल अभी ये बताना चाहता हूँ कि क्लीवेज फरो जो होती है ये क्लीवेज की खांच है। आप इसे सेगमेंटेशन लाइन कह दीजिए, आप इसे विदलन खांच कह दीजिए। यदि विदलन खांच निषिक्त अंडे को पूर्ण रूप से एनिमल पोल से वेजिटल पोल तक पूरा डिवाइड कर दे तो ऐसा जो क्लीवेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। अब होलोब्लास्टिक क्लीवेज याद रखना, होलोब्लास्टिक क्लीवेज यानी कि पूर्ण भंजी विदलन, होलोब्लास्टिक क्लीवेज एलेसिथल, एलेसिथल, एलेसिथल मतलब अपीतकी अंडे, एलेसिथल या माइक्रोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल यानी कि सूक्ष्म पीतकी अंडे, सूक्ष्म पीतकी अंडे, राइट, या किसमें, जिसको कि हम मीजोलेसिथल एग, मीजोलेसिथल एग्स में मतलब मध्य पीतकी अंडों में पाया जाता है। ठीक है, क्या कहा मैंने, होलोब्लास्टिक क्लीवेज किस में पाया जाएगा, होलोब्लास्टिक क्लीवेज अपीतकी अंडे, सूक्ष्म पीतकी अंडे या मीजोलेसिथल एग में ही ये पाया जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों कहा कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज, तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज को समझने के लिए आप यूं समझें कि एक बाल्फोर का नियम होता है, बाल्फोर का नियम, क्लीवेज के लिए एक नियम लागू होता है बच्चों, उसको आप लोगों को सभी को आना चाहिए। बाल्फोर का नियम, बाल्फोर का नियम क्या होता है कि विदलन जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, पीतक की मात्रा, यानी कि क्लीवेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ योग। इंग्लिश में लिखें इसको, क्लीवेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ योग। जितना कम योग होगा उतना ज्यादा विदलन होगा, याद रखना। क्यों, क्योंकि योग नॉन लिविंग होता है, याद रखना, योग नॉन लिविंग है, ये बहुत कम लोग जानते हैं, ये ध्यान रखना, योग नॉन लिविंग है, इसलिए इसमें एक्टिव डिवीजन नहीं होते, एक्टिव डिवीजन नहीं होते। तो बताओ जितना ज्यादा योग होगा उतना ही कम विदलन होगा, और जितना कम क्या होगा, योग होगा, उतना ही अधिक क्या होगा, विदलन होगा। तो बताओ अपीतकी अंडे के अंदर और सूक्ष्म पीतकी अंडों के अंदर योग कम है ना, योग कम है तो बोलो विदलन ज्यादा होगा कि नहीं होगा, तो विदलन ज्यादा होगा तो बताओ पूर्ण भंजी अंडा पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि उल्टा हो जाए, जैसा कि अभी हम लोग पढ़ेंगे दूसरे केस के अंदर जिसमें पीतक की मात्रा बढ़ जाएगी तो विदलन कम हो जाएगा। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं, होलोब्लास्टिक क्लीवेज में विदलन पूरी तरीके से हो जाता है, अंडा पूरा विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज है बेटा, होलोब्लास्टिक क्लीवेज ये भी दो प्रकार का होता है ना। एक तो होता है होलोब्लास्टिक, है ना, इक्वल होलोब्लास्टिक, और एक होता है इक्वल होलोब्लास्टिक, एक होता है अनइक्वल होलोब्लास्टिक। एक तो क्या है भाई, इक्वल होलोब्लास्टिक और एक अनइक्वल होलोब्लास्टिक। इक्वल होलोब्लास्टिक में तो क्या होगा, इक्वल होलोब्लास्टिक जो होगा उसमें बनने वाले जो कोरक खंड होंगे वो कैसे होंगे, समान आकृति के होंगे। ठीक है, और यहां पर अनइक्वल में क्या होगा, कोरक खंड असमान आकृति के बनेंगे, आकृति के होंगे, और यहां पर क्या होगा, समान आकृति के कोरक खंड बनेंगे। समान आकृति के क्या बनेंगे, कोरक खंड, इक्वल होलोब्लास्टिक में। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, जैसे कि एम्फीऑक्सिस, जैसे कि एम्फीऑक्सिस, और दूसरा मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा, प्लेसेंटल मैमल्स, है ना, यानी कि अपरायुक्त स्तनधारी इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, है ना,
कैसा है, इक्वल होलोब्लास्टिक है। और जो इक्वल अनइक्वल होलोब्लास्टिक होगा जिसमें कोरक खंड असमान आकृति के बनेंगे, जैसे कि एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको यहां पर, जैसे कि एम्फीबियंस, जैसे कि क्या बनेंगे बोलो, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस समझते हो ना, उभयचर। इसके अंदर जो बनेंगे वो कैसे होंगे, अनइक्वल होलोब्लास्टिक। अनइक्वल क्यों कहा है, अनइक्वल मतलब असमान। ये क्या है भाई, हिंदी में लिख लेता हूं, असमान पूर्णभंजी विदलन। और ये क्या है, समान पूर्णभंजी विदलन। तो समान आकृति के कोरक खंड बनेंगे एम्फियोक्सिस और प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स, यहां पर असमान आकृति के बनेंगे जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एम्फियोक्सिस। ठीक है, एम्फियोक्सिस में अनइक्वल होलोब्लास्टिक होगा। ठीक है, तो ये तो था होलोब्लास्टिक। लेकिन अब अपने को क्या डिस्कस करना है, दूसरा मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। अभी मैंने कहा था ना 2 प्रकार के होते हैं, तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब है अंशभंजी विदलन। तो अब अपने पढ़ते हैं कौन सा भैया, अंशभंजी विदलन अपने पढ़ते हैं, है ना, कौन सा, अंशभंजी विदलन। अब मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, अब थोड़ा सा वापिस से समझना पड़ेगा बेटा। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब होता है अंशभंजी विदलन, मतलब पूरे अंडे के अंदर विदलन नहीं होगा, अंडे के अंश में ही विदलन होगा। याद रखना, विदलन उस अंश में होगा, उस अंश में होगा जहां पर योक यानी कि पितक नहीं है। पितक नहीं है क्यों, क्योंकि अभी जस्ट पढ़ा था, वापस से रिपीट कर देते हैं। विदलन व्युत्क्रमानुपाती होता है किसकी, पितक की मात्रा के। समझना, ये अभी जस्ट बताया था ना भैया, बाल्फोर का लॉ है, बाल्फोर का नियम। तो विदलन उस अंश में होगा जहां पर योग नहीं होगा, तो पूरा अंडा तो विभाजित होगा ही नहीं। तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज किन एक्स में होगा, यह किस में होगा, जैसे कि मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जो है वो किस में होगा, तो यह उन अंडों में होगा जहां पितक ज्यादा होगा। पितक ज्यादा है तभी तो अंश में ही विदलन हो रहा है, तभी तो अंश में विदलन हो रहा है। जैसे कि मीरोब्लास्टिक क्लीवेज को समझने के लिए 2 प्रकार के क्लीवेज आपको पढ़ाऊंगा, 2 प्रकार के क्लीवेज। एक होता है बेटा सुपरफिशियल क्लीवेज और एक होता है कौन सा भाई, डिस्कोइडल क्लीवेज। डिस्कोइडल क्लीवेज यानी कि ये तो है बिंबाभ विदलन और ये जो है वो क्या है, सतही विदलन है। सुपरफिशियल क्लीवेज किस में देखा जाता है, इंसेक्ट्स में देखा जाता है, कीटों में। और डिस्कोइडल क्लीवेज जो है वो किस में देखा जाता है, जैसे कि मुर्गी वगैरह के अंदर, मुर्गी का अंडा है ना, हेंस एग, उसके अंदर डिस्कोइडल क्लीवेज देखने को मिलता है। क्यों, सुपरफिशियल क्लीवेज का मतलब क्या है, ये जो इंसेक्ट्स होती है बेटा, इनके अंदर सेंट्रोलेसिथल एग होता है। सेंट्रोलेसिथल एग का मतलब होता है केंद्र पीतकी अंडा। मतलब पीतक कहां पर है, सेंटर में। तो ऐसा एग, ऐसा होता है, देखो एग, ये इंसेक्ट का एग ऐसा है। तो यहां पर सेंटर में पूरा पीतक है, यहां पर ये पूरा पीतक है बेटा। तो क्या यहां पर क्लीवेज होगा, नहीं होगा। तो फिर क्लीवेज कहां पर होगा, यहां पर, क्योंकि यहां पर तो पीतक है, पीतक जहां होता है वहां क्लीवेज नहीं हो सकता है। तो यहां पर एक्टिव साइटोप्लाज्म है, तो यहां पर क्या होगा, क्लीवेज होगा ना, पेरिफेरी के ऊपर क्लीवेज होगा। तो बताओ सतह के ऊपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यदि कोई पूछे कि सुपरफिशियल क्लीवेज किसमें देखने को मिलता है, इंसेक्ट्स में। क्यों, क्योंकि उनके अंदर सेंट्रोलेसिथल एग है, केंद्र पीत की अंडा है। पीतक कहां पर है, सेंटर में, वहां पर क्लीवेज नहीं हो सकता है। तो कहां पर होगा, पेरिफेरी के ऊपर होगा। क्लियर है। और डिस्कोइडल क्लीवेज मुर्गी के अंडे में क्यों होता है, क्योंकि मुर्गी का जो अंडा होता है वो बेटा होता है टीलोलेसिथल। कैसा होता है, टीलो
लेसिथल होता है। टीलोलेसिथल का मतलब है कि ये एग ऐसा है, यहां पर पूरे अंडे के अंदर, मुर्गी के पूरे अंडे के अंदर क्या है, पीतक है, केवल एक भाग को छोड़कर, ये वाला। इस ऊपर भाग जो होता है जर्मिनल डिस्क कहते हैं इसको, यहां पर एक्टिव साइटोप्लाज्म है। यहां पर ही क्या होता है, डिवीजन होता है, यहां डिवीजन होगा। तो बताओ पूरे एग के अंदर पीतक भरा हुआ है, तो यहां पर तो डिवीजन होने का सवाल ही नहीं है। डिवीजन तो कहां पर होगा, यहां पर होगा। तो बिंब, ये क्या है, बिंब है बेसिकली। यहां पर क्या होगा, विदलन होगा। बिंब पर क्या हो रहा है, विदलन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बिंबा विदलन। तो कोई पूछे कि हेंस एग के अंदर, हेंस एग के अंदर, हेन का जो एग है उसमें कौन सा होगा, तो डिस्कोइडल क्लीवेज, और इंसेक्ट्स में कौन सा, सुपरफिशियल क्लीवेज। तो बताओ यहां पर भी अंडे के एक अंश में ही विदलन हुआ ना, और यहां पर भी अंडे के एक अंश में विदलन हुआ। तो बताओ क्या ये दोनों एग्जाम्पल अंशभंजी विदलन के है या नहीं है। तो ये अंशभंजी विदलन के एग्जाम्पल है। आर यू गेटिंग और नॉट, तो ये भी ध्यान रखें आप लोग। तो ये तो हो गया क्लीवेज के टाइप्स। अब आ जाते हैं, आपने देखा कि क्लीवेज के दौरान क्या बनते हैं भाई, ब्लास्टोमियर बनते हैं, है ना। क्लीवेज के दौरान क्या बनते हैं, ब्लास्टोमियर बनते हैं। तो आखिर इन ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं इनका भविष्य क्या है ना। तो यहां पर मैंने पढ़ा फेट ऑफ ब्लास्टोमियर्स, फेट ऑफ ब्लास्टोमियर्स, यानी कि ब्लास्टोमियर्स का भविष्य, फ्यूचर, फ्यूचर, राइट। इस आधार पर, फेट ऑफ ब्लास्टोमियर्स के आधार पर हम दो प्रकार के क्लीवेज पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे इनडिटरमिनेट या रेगुलेटिव डेवलपमेंट पढ़ेंगे। समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनिर्धारी, ये क्या है, अनिर्धारी विदलन, जो कि किस में देखने को मिलता है, जो कि किस में देखने को मिलता है, इकाइनोडर्मिट्स और कॉर्डेट्स में, जैसे कॉर्डेट्स के अंदर वर्टिब्रेट्स में। और इनडिटरमिनेट के अलावा दूसरा जो है वो कौन सा है, डिटरमिनेट क्लीवेज, या जिसको बोलते हैं मोज़ेक डेवलपमेंट। डिटरमिनेट या मोज़ेक डेवलपमेंट, ये जो होता है वो किस में देखने को मिलता है, एग्जाम्पल जैसे कि एनिलिड्स, निमेटोड्स व मोलस्का में देखने को मिलता है। ठीक है। अब इनडिटरमिनेट, जैसे कि नेम शो कर रहा है, डेट फेट ऑफ ब्लास्टोमियर्स इज नॉट प्री डिटरमाइंड, मतलब कोरक खंडों का भविष्य पहले से निर्धारित नहीं होता। अर्थात ये प्री डिटरमाइंड, पूर्व निर्धारित, प्री डिटरमाइंड पोजीशंस पर नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते। ठीक है। और ये क्या है, यहां पर क्या, डिटरमिनेट का मतलब क्या होता है कि फेट ऑफ ब्लास्टोमियर्स इज प्री डिसाइडेड या प्री डिटरमाइंड, प्री डिटरमाइंड, कोरक खंडों का भविष्य पहले से निर्धारित होता है। फेट ऑफ ब्लास्टोमियर्स इज प्री डिटरमाइंड, मतलब कि पहले से इनका भविष्य क्या होता है, निर्धारित होता है। अर्थात यहां पर ध्यान रखना, भ्रूण के निर्माण के लिए सभी
ब्लास्टोमियर्स का एक साथ रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पहले से डिसाइड हो चुका है कि किससे क्या चीज बनेगी। तो भ्रूण के निर्माण के लिए जरूरी है कि सारे के सारे ब्लास्टोमियर्स क्या रहे, इकट्ठा रहे। तो ये जो है डिटर्मिनेट यानी कि निर्धारी विदलन, और ये कैसा था, अनिर्धारित विदलन या रेगुलेटिव डेवलपमेंट, और ये क्या है, मोज़ेक डेवलपमेंट। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ह्यूमन बींग्स के अंदर विदलन कहां पर शुरू हुआ है? आपको मालूम है कि विदलन जो है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर, राइट, फैलोपियन ट्यूब के अंदर चालू हुआ है। तो याद रखना कि विदलन जब तक चलता है, विदलन जब तक चलता है तब तक फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग किसको कहते हैं, जाइगोट को, निषेचित अंडा, युग्मनज, तब तक फर्टिलाइज्ड एग के चारों ओर जानते हो क्या पाई जाती है, जूना पेलुसिडा पाई जाती है, जूना पेलुसिडा पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया था। विदलन जब तक चलता रहेगा तब तक फर्टिलाइज्ड एग के चारों तरफ क्या पाई जाती है, जूना पेलुसिडा पाई जाती है। कोरल पुट्टी के निर्माण के साथ ही, कोरल पुट्टी के निर्माण के साथ ही जूना पेलुसिडा नामक अंडझिल्ली विलुप्त हो जाती है। ठीक है, ये क्लियर? अच्छा, अब कुछ खास बातें याद रखना। फर्स्ट विदलन निषेचन के 30 घंटे बाद होता है, 30 घंटे बाद होता है। पहला विदलन निषेचन के 30 घंटे बाद होता है। मानवों में विदलन का तल मेरिडियोनल होता है, अर्थात विदलन खांच अंडे को मध्य अक्ष, मेरिडियोनल मतलब मीडियन एक्सिस, मध्य अक्ष से पूरी तरह जंतु ध्रुव से, मतलब एनिमल से, कायिक ध्रुव बोले तो वेजिटल पोल से पूरी तरह जंतु ध्रुव से कायिक ध्रुव तक डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो पहला विदलन जो है वो कैसा है, 30 आवर्स के बाद में होता है। दूसरा विदलन निषेचन के 60 आवर्स बाद होता है, राइट। इसका तल भी मेरिडियोनल होता है। मेरिडियोनल समझते हो ना, ये जैसे अंडा है तो ये पूरा मध्य अक्ष से गुजर रहा है। तो दूसरा विदलन निषेचन के 60 घंटे बाद होता है। इसका तल भी मेरिडियोनल होता है। इसका तल भी कैसा होता है, मेरिडियोनल होता है। लेकिन पहले वाला जो ये हुआ है ना, राइट एंगल पर होता है, पहले वाले के राइट एंगल पर होता है। तीसरा विदलन निषेचन के 72 घंटे बाद होता है। ठीक है, नाउ 3 विदलन के बाद विदलन का तल निश्चित नहीं रहता, वह रैंडम डिवीजन होने लगते हैं। रैंडम डिवीजन होने
लगते हैं एवं विदलन एसिंक्रोनस हो जाता है। मतलब फिर विदलन का तल फिक्स नहीं रहता है, अनशंट तल में क्या होता रहता है, विभाजन होता है, एसिंक्रोनस हो जाता है। ठीक है, तो अब विदलन चल कहां पर रहा है, विदलन चल कहां पर रहा है भाई, पूरा के पूरा फैलोपियन ट्यूब के अंदर चल रहा है। विदलन कहां पर चल रहा है भाई, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो अब विदलन कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है वो आप देखें, विदलन के फलस्वरूप क्या बनता है। विदलन के फलस्वरूप, अब जब विदलन चल रहा है तो विदलन के फलस्वरूप सबसे पहले मोरूला का निर्माण होता है। याद रखना क्या कहा मैंने, विदलन के फलस्वरूप, विदलन के फलस्वरूप सर्वप्रथम मोरूला का निर्माण होता है। ये जो मोरूला है इसको तुतक भी कहते हैं हिंदी में, और मोरूला वर्ड कहां से है, मलबरी से आया है। मलबरी का मतलब होता है शहतूत। ये स्टेज जो होती है वो कैसी होती है, शहतूत के समान दिखाई देती है ना। विदलन के फलस्वरूप सर्वप्रथम मोरूला का क्या होता है निर्माण। मोरूला 8 से 16 कोशिकीय अवस्था है। यह एक ठोस गेंदनुमी क्या होती है, रचना होती है, रचना होती है। ठीक है, अब देखो कैसे, ये जो है ये तो क्या हो गया, जूना पेलुसिडा, समझना ये क्या है, जूना पेलुसिडा है, और ये न्यूक्लियस है, और ये क्या है भाई, ये चित्र किसका है, जाइगोट का है। ये यूनिसेलुलर है, इसको निषेचित अंडा भी कहते हैं, इसको निषेचित अंडा भी कहते हैं। ठीक है, अब पहला क्लीवेज हुआ, फर्स्ट क्लीवेज, माइटोटिक डिवीजन हुआ है, माइटोसिस हो रहा है। तो जानते हो कितने ब्लास्टोमियर्स बन जाएंगे, 2 ब्लास्टोमियर्स बनेंगे ऐसे, 2 ब्लास्टोमियर्स बन गए, 2 कोरक खंड, 2 कोशिकीय अवस्था बन गई है। और ये तो चारों तरफ क्या है, ये क्या है, ये तो जोना पेलुसिडा है, ये है ना, जेडपी लिख दूंगा, समझ जाना, जोना पेलुसिडा। 2 कोरक खंड बने। अब दूसरा क्लीवेज हुआ, फिर से माइटोसिस हुआ, तो 2 से कितने कोरक खंड बनेंगे भाई, 4। ये 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और 4। अभी भी देखो आप, जूना पेलुसिडा अपनी जगह पर है, ये जूना पेलुसिडा है। अच्छा, ये पूरी की पूरी घटनाक्रम कहाँ चल रही है भाई, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, पूरी घटनाक्रम कहाँ चल रही है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब तीसरा माइटोसिस हुआ, फिर से क्लीवेज हुआ, तो 8 कोशिकीय रचना बनेगी, 8 कोशिकीय रचना, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8, और चारों तरफ क्या है, वही चीज, जूना पेलुसिडा है। ये 8 सेल्ड स्टेज है। याद रखना, मोरूला 8 या 16 कोश की अवस्था होती है। 8 वाली अवस्था को भी आप मोरूला कह सकते हो, 16 स्टेज वाली भी कह सकते हो। अब ये यहाँ पर 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 कोशिकीय अवस्था है। ये 8 से 16 कोशिकीय अवस्था को क्या बोलते हैं, मोरूला। ठोस गेंदनुमी रचना है, इसके अंदर कोई कैविटी नहीं है। ये देखो, अभी भी इसके चारों तरफ क्या है, जूना पेलुसिडा परत है। इसके चारों तरफ क्या है, जूना पेलुसिडा परत। अब ये तो मोरूला बन गई। अब शीघ्र ही क्या होता है, मोरूला, याद रखना, 3 से 4 दिन में मोरूला का निर्माण हो जाता है। निषेचन के 3 से 4 दिन पश्चात, निषेचन के 3 से 4 दिन पश्चात किसका निर्माण हो जाता है, मोरूला का। लेकिन याद रखना, निषेचन से
5 से 6 दिन में कोरक पुट्टी का क्या हो जाता है निर्माण, कोरक पुट्टी का निर्माण हो जाता है, कोरक पुट्टी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अभी तो क्या बनी है भाई, केवल मोरुला बनी है। अब क्या होता है, यही मोरुला से अब ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है। ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगी तो क्या होगा भाई, ब्लास्टोसिस्ट बनेगी तो यहां पर आप देखो कोरक खंड व्यवस्थित होंगे। अच्छा, अब कोरक पुट्टी बनते ही यहां पर जेडपी नष्ट हो जाएगी। मैंने कहा था ना, जैसे ही मोरुला ब्लास्टोसिस्ट में बदलेगी तो जूना पेलुसिडा नष्ट हो जाएगी। और याद रखो, ऐसे एक रचना बनेगी, कुछ कोरक खंड तो परिधि के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ कोरक खंड तो परिधि के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे और ये बनाएंगे क्या चीज, पोष कोरक, यानी कि ट्रोफोब्लास्ट। और कुछ कोरक खंड यहां पर एक ध्रुव पर इकट्ठे हो जाते हैं, इसको बोलते हैं इनर सेल मास, इनर सेल मास। अच्छा, यहां पर ये 16 कोश के अभी भी विदलन जारी रहता है ना, विदलन जारी रहता है, ऐसा नहीं कि विदलन रुक गया है। विदलन कोरक पुट्टी के बन जाने के बाद, ये कोरक पुट्टी बन जाएगी ना, ब्लास्टोसिस्ट, ये तो मानवों के अंदर यूज करते हैं, बाकी कई जगह पे इसको ब्लास्टुला भी कहते हैं, कोरक भी कहते हैं। तो ये जो कोरक पुट्टी है, कोरक पुट्टी बन जाने के बाद में फिर विदलन क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। अभी विदलन जारी है ना, ऐसा नहीं कि ये भी 16 कोश की अवस्था ही रहेगी, विदलन जारी है। और यहाँ पर ये इनर सेल मास है, ये इनर सेल मास आगे चलकर बेटा भ्रूण का क्या करेगा, निर्माण। भ्रूण का निर्माण पोष कोरक से नहीं होता। ये जो कोरक खंड एक ध्रुव पर इकट्ठा हो गए जिनको इनर सेल मास कह रहे हैं, उनसे किसका निर्माण होता है, बोलो किसका निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होगा। और यहाँ पर एक कैविटी बन गई है जिसको बोलते हैं कोरक गुहा, कोरक गुहा या ब्लास्टोसील कैविटी बन गई है। मोरुला और ब्लास्टुला में यही फर्क है कि यहाँ पर एक खोखली गुहा बन गई है और यहाँ पर कोई गुहा नहीं थी। तो ये जो मोरुला से ब्लास्टुला का बनना ब्लास्टुलेशन कहलाता है और जाइगोट से मोरुला का बनना क्या कहलाता है, मोरुलेशन, तूतक भवन। और ये कोरक भवन है, यानी कि मोरुला से ब्लास्टुला का बनना, ब्लास्टोसिस्ट का बनना क्या है, डेट इज कोरक भवन है। यहाँ पर एक कोरक गुहा बन गई, खोखली गुहा, यहाँ पर इनर सेल मास है जो आगे चलकर भ्रूण बनाएगा और ये पोष कोरक परत है। ठीक है, यही कोरक पुट्टी जाकर अंतर स्थापित होती कहां पर, माता के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम पर। ठीक है, माता के गर्भाशय के ऊपर जाकर यही क्या होती है, जाकर अंतर स्थापित होती है, जिसको बोलते हैं रोपण या इम्प्लांटेशन। प्रॉपर टाइम आएगा जब मैं आपको पूरा इम्प्लांटेशन पढ़ाऊंगा। तो आज का जो थीम था वो तो क्या था, क्लीवेज था। तो यहाँ तक मैंने पूरा की पूरा जो क्लीवेज है आप लोगों को वो यहाँ तक पढ़ा दिया कि क्लीवेज के फलस्वरूप, क्लीवेज का मुख्य मकसद था मोरुला और फिर ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करना। अब ब्लास्टोसिस्ट कैसे जाकर रोपित होती है ना, माता के एंडोमेट्रियम के ऊपर आगे का परिवर्तन कैसे होता है, वो तो सब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा। हमारा आज का थीम था कि क्लीवेज को पढ़ाना। जैसे 2 कोरक खंड, ये क्या थे, 4 कोरक खंड, ये 8 कोरक खंड, ये 16 कोरक खंड, और इसमें और भी संख्या बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा प्रोसेस चला था, ये कहाँ चला था, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और ये मोरुला ही आगे मोरुला से जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है ना, तो इसी दौरान ये जो मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट बन रही है, इसी दौरान ये वाली रचना जो है वो फैलोपियन ट्यूब से आगे चली जाती है और यूट्रस में जाकर क्या हो जाती है, अंतर स्थापित हो जाती है। ठीक है, तो जो आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ा वो पूरा कंप्लीट क्लीवेज के ऊपर था, विदलन के ऊपर था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आगे का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसको भी पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।